हेलो स्टूडेंट्स, हम BCTQ में आपके लिए लेके आए हैं RSC की क्वेश्चंस की नेक्स्ट सीरीज़ जो आपके कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप करने में हेल्प करेगी। तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। इन ए VCR वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन प्लांट द रेफ्रिजरेंट लीव्स द कंप्रेसर। तो अपने को क्या क्या बोला गया है कि अपन ने पढ़ा हुआ है कि वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या होता है। ये वन से टू पे कंप्रेसर होता है अपने पास, फिर कंडेंसर होता है, फिर ये थ्रॉटलिंग डिवाइस, और यहाँ पे होता है अपना एवापोरेटर। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को कि रेफ्रिजरेंट है, कंप्रेसर को लीव करता है, और एवापोरेटर विद द एंथैल्पी ऑफ 205 किलोजूल एंड 177 किलोजूल पर किलोग्राम। मतलब कंप्रेसर को और एवापोरेटर को लीव कर रहा है, दोनों की एंथैल्पी दी है। तो कंप्रेसर को लीव करता है वो, ये अपना साइकिल होता है, कंप्रेसर को लीव करेगा H2 पॉइंट पे, तो H2 अपना क्या हो जाएगा 205 किलोजूल पर किलोग्राम, और एवापोरेटर को लीव करेगा वो 1 पर, तो H1 अपना हो जाएगा 177 किलोजूल पर किलोग्राम। ओके, अब वो बोल रहा है एंथैल्पी ऑफ द रेफ्रिजरेंट लीविंग द कंडेंसर। कंडेंसर को लीव करेगा 3 पर, 105 दे रखा है अपने को, H3 अपने को दे रखा है, और अपन जानते हैं 3 से 4 आइसेंथैल्पिक प्रोसेस होता है, तो H3 बराबर H4, तो वो अपने को दे रखा है 105 किलोजूल पर किलोग्राम। तो अपने से पूछा मास फ्लो रेट दे दिया गया है, अपने से पूछा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होगा। तो अपन जानते हैं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होता है। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बराबर मास फ्लो रेट को मल्टीप्लाई करेंगे H1 माइनस H4 से। ठीक है, तो अपने पास H1 दिया हुआ है 0.2, H1 अपने को गिवन है 177 माइनस H4 है अपना 105। इसे अपन सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 14.4 किलोवाट। तो अपना एग्जैक्ट आंसर होगा 14.4 किलोवाट। ठीक है, कुछ अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना इन ए वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल फॉर ए मेकिंग आइस द कंडेंसिंग टेम्परेचर फॉर द हायर COP। तो वो बोल रहा है कि आइस प्लांट में अगर अपने को कंडेंसर प्रेशर है वो कैसे रखना है। अपने को 4 ऑप्शन दिए हैं। पहले ऑप्शन में बोल रहा है कि क्रिटिकल टेम्परेचर के आसपास में रखें, दूसरा ऑप्शन में बोला क्रिटिकल टेम्परेचर से अबव रखें, तीसरे में बोल रहा है कि उससे बहुत नीचे रखें, और चौथा बोल रहा है कि डिपेंड ही नहीं करता, कहीं भी रखो। तो देखो मैं आपको अपन बनाते हैं VC साइकिल बनाते हैं अपन। ये है अपना VC साइकिल, वन टू थ्री फोर। अब देखो इसमें कंडेंसर प्रेशर ये है अपना। अब इसको जितना ऊपर लेके जाते जाओगे आप, जितना क्रिटिकल टेम्परेचर के पास लेके जाओगे, उतना उतना अपना क्या होता जाएगा, उतना क्या होगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट तो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कम होता जाएगा। ठीक है, तो ये तो अपने लिए सूटेबल कंडीशन नहीं है, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है ना, ये तो पॉसिबल है नहीं अपने लिए, क्योंकि जैसे जैसे आप उसके क्रिटिकल टेम्परेचर के पास जाओगे वैसे वैसे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो ये तो अपनी सूटेबल होगा नहीं। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, दूसरा ऑप्शन गलत हो गया, और इफेक्ट कर रहा है तो ये भी गलत हो गया। अब क्या बोलता है, अब जितना नीचे लेके आएंगे इसको अपन, देखो जैसे मान लो ओरिजिनल ये था अपना, अब इसको जितना नीचे लेके आओगे आप तो क्या होगा, देखो पहले यहाँ पर आ रहा था, ये था अपना, ये ओरिजिनल ये था अपना, तो देखो यहाँ पर था। ठीक है, और यहाँ पे लेके आए, इसको नीचे लेके आए उससे, तो देखो ये रेफ्रिजरेशन इफेक्ट उसने इंक्रीज कर दिया। तो क्या होगा, अपनी COP क्या होगी, ज़्यादा मिलेगी। तो अपन क्या करते हैं, उसको
क्रिटिकल टेम्परेचर से बहुत नीचे रखने की कोशिश करते हैं, इसलिए क्या होगा अपना थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फॉर ए हीट पंप वर्किंग ऑन ए वेपर कंप्रेशन साइकिल द एंथैल्पी वैल्यू दे रखी है अपने को, फ्लूइड एट द एंड ऑफ द हीट एडिशन प्रोसेस एंड द एंड ऑफ द कंप्रेशन प्रोसेस। हीट एडिशन प्रोसेस कौन सा होता है, देखिए वीसी साइकिल बनाते हैं अपन, ये है अपना वीसी साइकिल। ये है अपना वीसी साइकिल। तो 1 से 2 प्रोसेस क्या होता है, कंप्रेशन होता है, यहाँ पर कंप्रेसर होता है, कंप्रेशन। कंडेंसर में क्या होता है, हीट रिजेक्शन होता है। एवापोरेटर में क्या होता है, हीट एडिशन होता है, ठीक है। और ये आइसेंथैल्पिक डिवाइस, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस होता है। तो उसने अपने को वैल्यूज क्या क्या दी हैं, अब देखो इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर अपन देखें तो बोल रहा है एंथैल्पी वैल्यू इज द वर्किंग फ्लूइड एट द एंड ऑफ द हीट एडिशन प्रोसेस। हीट एडिशन कहाँ से शुरू होगा, यहाँ से शुरू होगा, यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो H1 अपने को गिवन है, कितना गिवन है H1 अपने को, एट द एंड ऑफ द हीट रिजेक्शन प्रोसेस एंड द एंड ऑफ द एंथैल्पी, सबके दिए हुए हैं 195 है। तो पहला दिया है अपने को 195 किलो जूल पर किलोग्राम। सेकंड बोला है वो एंड ऑफ कंप्रेशन, एंड ऑफ कंप्रेशन यहाँ पे खत्म होगा। तो H2 अपने को दिया गया है 210 किलो जूल पर किलोग्राम, 210 किलो जूल पर किलोग्राम, ठीक है। इसके बाद बोला है एट द एंड ऑफ इज एंथैल्पिक एक्सपेंशन। एंथैल्पिक एक्सपेंशन ये हो रहा है यहाँ पर। तो H3 और H4 अपने लिए क्या होता है, एसेंथैल्पिक प्रोसेस होता है। H3 H4 बराबर होगा, वो अपने को दिया 90 किलो जूल पर किलोग्राम। H3 बराबर H4 बराबर 90 किलो जूल पर किलोग्राम, ओके। अब वो बोल रहा है द मास फ्लो रेट इज 0.5, एम डॉट कितना दिया आपने को 0.5। तो बोल रहा है वो अपने को हीटिंग कैपेसिटी क्या होगी हीट पंप की। तो देखो हीटिंग कैपेसिटी कैसे निकालते हैं अपन, यहाँ पर हीटिंग कैपेसिटी ये होगी अपनी, ठीक है ना। तो हीटिंग कैपेसिटी, ये रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी थी, वो अपनी हीटिंग कैपेसिटी है। हीटिंग कैपेसिटी बराबर एम डॉट इंटू H2 माइनस H3। अब देखो एम डॉट अपने को दिया 0.5, H2 अपने को गिवन है 210 और H3 अपने को गिवन है 90। तो ये अपनी वैल्यू आएगी 60 किलोवाट, ठीक है। 60 किलोवाट अपना आंसर आएगा, डी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना द फ्लैश चेम्बर इन ए सिंगल स्टेज सिंपल वीसी साइकिल। जो फ्लैश चैम्बर है वो क्या करेगा अपना, तो फ्लैश चैम्बर की बात करें तो फ्लैश चैम्बर क्या करता है, लिक्विड रेफ्रिजरेंट और वेपर रेफ्रिजरेंट को सेपरेट करता है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, इंक्रीजेज रेफ्रिजरेशन, नहीं कोई इफेक्ट नहीं करता, रेफ्रिजरेशन पे कोई इफेक्ट नहीं आता है इसका, बस क्या करता है साइज क्या कर देता है एवापोरेटर की कम कर देता है ये। तो हैज़ नो इफेक्ट ऑन रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। एन एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज सप्लाइड विद एनर्जी Q1। अपने को जो अपन ने पढ़ाया पहले वो देखेंगे अपन। एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम दिया गया है अपने को, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम बना लेते हैं, फिर उसके हिसाब से अपन अपने अब वो किसी भी फॉर्म में टेम्परेचर दे सकता है, ठीक है। तो देखो अपन वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या होता है, यहाँ पे अपना कंडेंसर होता है, यहाँ पे अपनी थ्रॉटलिंग डिवाइस, यहाँ पे अपना एवापोरेटर और यहाँ अपना एब्जॉर्बर, ये पंप और ये जनरेटर। इस तरह से साइकिल कंप्लीट होता है अपना, अपन ने पढ़ रखा है पहले भी, ठीक है ना। जो अपना कंप्रेसर है उन तीनों को ये रिप्लेस कर देता है, ठीक है ना। तो इसमें होगा क्या, एवापोरेटर में क्या जाएगी, अपनी हीट जाएगी, ठीक है। टी टेम्परेचर मान लेते हैं, टी टेम्परेचर पे इसने क्यू हीट ली, ठीक है ना, हीट एडिशन प्रोसेस हुआ, ठीक है। इसके बाद क्या होगा अपने पास, इसके बाद
अपना QG टेम्परेचर, ये जो एब्जॉर्बर होगा जनरेटर में क्या होगा, इसका देखा अपन सप्लाई आएगी कहाँ से, तो QG हीट लेगा ये TG टेम्परेचर पे किसी पे, ठीक है। पंप में क्या देंगे अपन, वर्क इनपुट देंगे WP, ठीक है। कंडेंसर क्या करेगा, हीट रिजेक्ट करेगा एटमॉस्फेयर में QC, ठीक है। किस पे, टेम्परेचर पे, TA टेम्परेचर, एम्बियंट, ई का मतलब एम्बियंट ले लेते हैं। और ये जो करेगा एब्जॉर्बर करेगा, ये भी अपनी QA हीट, एब्जॉर्बर QA हीट एब्जॉर्ब करेगा, ये भी किस पे, T0 ले लो इसको, एम्बियंट को T0 से दिखा लेते हैं, T0 टेम्परेचर पे, ठीक है। तो ये अपना पूरा प्रोसेस हो रहा होगा। तो अगर अपन रेफ्रिजरेशन इफेक्ट देखें अपना, तो COP बराबर क्या हो जाएगा अपना, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, ठीक है। तो देखो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या है अपना, यहाँ पर रेफ्रिजरेशन में क्या होगा अपना, QE अपॉन, अब देखो इनपुट में क्या क्या आ रहा है, तो एनर्जी आ रही है QG, ठीक है, प्लस वर्क इनपुट पंप का। अब उसने बोला है क्वेश्चन में कि जो वर्क इनपुट है, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड इन द पंप, उसको इग्नोर कर देते हैं। तो अपना COP क्या बन जाएगा, यहाँ पर COP हो जाएगा अपना QE अपॉन QG, ठीक है। अब देखो एनर्जी कौन कौन सी इंटरेक्ट हो रही है वो देख लेते हैं अपन, ये आया कैसे, अब ये निकालेंगे कैसे वो देखते हैं अपन। तो इसमें करेंगे क्या अपन, सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगाएंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से क्या होगा, Q, देखो इसमें जो इनकमिंग एनर्जी और आउटगोइंग एनर्जी बराबर करनी है, WP को नेगलेक्ट करना है। तो QA एनर्जी देखो, एक तो ये जा रही है प्लस, और कौन सी जा रही है, QC कंडेंसर वाली जा रही है। इनकमिंग कौन सी जा रही है सिस्टम में, QE प्लस QG, ठीक है। अगर अपन क्लॉसियस इनइक्वलिटी लगाए इसमें, क्लॉसियस इनइक्वलिटी लगाए अगर साइकिल को रिवर्सिबल मानते हुए, तो अपना क्या आएगा, वो अप्लाई करेंगे अपन, दूसरी कंडीशन वहाँ से बनाएंगे, पहली कंडीशन यहाँ से बनाई अपन ने, इन दोनों को कंबाइन करके अपना COP का जो फॉर्मूला आएगा वो अपना क्या आएगा, TG माइनस T0 अपॉन TG इंटू TE माइनस T0 माइनस TE अपॉन TE, ये आएगा अपना, ठीक है, ये आएगा। तो देखो ये जो है, अब मैं आपको समझाऊँ इसको शॉर्टकट में। तो अपने पास क्या था, यहाँ पर जनरेटर था TG पर, ठीक है, ये हीट दे रहा था कंडेंसर को, ठीक, यहाँ पे कंडेंसर मान लेते हैं, ये हीट इधर बाहर दे रहा था, इसके नीचे यहाँ पे क्या था, यहाँ पर था अपना एवापोरेटर, ठीक है। तो ये एम्बिएंट टेम्परेचर आ गया बीच में, और ये अपना TE एवापोरेटर का टेम्परेचर आ गया। तो अगर इसको देखें अपन, तो देखो अपना ये टर्म जो बन के आया है, इनसे निकल के आया है, तो अगर इसको देखें तो TG माइनस T0 अपॉन TG इंटू T0 माइनस TE अपॉन TE। तो देखो अब उसने क्या बोला है, उसने जो बोला उसके हिसाब से लिख लेते हैं अपन इसको। तो वो बोल रहा है कि हीट कैसे ले रहा है, वो T1 की फॉर्म में ले रहा है, ठीक है ना। तो TG अपना क्या हो गया, यहाँ पर TG हो गया अपना T1, ठीक है। और टेम्परेचर कहाँ से ले रहा है, कोल्ड स्पेस से, जहाँ एवापोरेटर है अपना, वहाँ से जो हीट ले रहा है वो है अपनी T3, ठीक है। तो TE अपना हो गया T3, ठीक है। इसके अलावा वो बोल रहा है कि जो एम्बिएंट का टेम्परेचर है वो T2 है, तो T0 अपना हो गया T2, ठीक है। तो अपन यहाँ पे वैल्यू पुट करें अगर इसकी, तो क्या बन के आएगा अपना, ये TE अपॉन T0 होगा, ये उल्टा लिख दिया है मैंने, ये आएगा अपना TE अपॉन T0 माइनस TE, ठीक है। तो ये वैल्यू देखो, इसमें वैल्यू रखूँ तो T1 माइनस T2 अपॉन T1 इंटू T3 अपॉन T2 माइनस T3। अब देखो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है इससे अपना, इससे अपना ऑप्शन मैच कर रहा है, ये रहा T3 इंटू T1 माइनस T2 अपॉन T1 इंटू T2 माइनस T3, ये देख लीजिए, T3 इंटू T1 माइनस T2 अपॉन T1 इंटू T2 माइनस T3। तो अपना कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा, C ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हाट इज एन एजियोट्रोप। एजियोट्रोप क्या होते हैं,
मिक्सचर होते हैं रेफ्रिजरेंट्स के, जिसमें क्या होता है पूरे साइकिल में इनकी फेज चेंज नहीं होती, कहीं पे सेम फेज में रहते हैं ये। तो अपना कौन सा ऑप्शन मैच करेगा इसमें? सी ऑप्शन, ठीक है ना। इसको R500 से अपन डिनोट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन मिल्क चिलिंग प्लांट द यूजुअल सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। तो सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट क्या होता है? जो क्या करता है, सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट होता है अपना जो क्या करता है, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट को कूल करता है, ठीक है ना। प्राइमरी रेफ्रिजरेंट सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट में डिफरेंस समझ में आ गया। और फिर क्या करते हैं, ये अपना जो स्टोरेज स्पेस है उसको कूल करते हैं। तो मिल्क चिलिंग प्लांट में अपन कौन सा यूज करते हैं? ब्राइन करते हैं। ब्राइन क्या होता है? ब्राइन क्या होता है? सॉल्यूशन ऑफ वाटर प्लस NaCl, ठीक है ना, सॉल्ट। इसके सॉल्यूशन को बोलते हैं अपन ब्राइन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। द डिजायरेबल कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज फॉर अ रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट की डिजायरेबल प्रॉपर्टी क्या है अपन ने पढ़ी है, कौन कौन सी? थर्मल प्रॉपर्टीज देखते हैं अपन, फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो देखो स्पेसिफिक हीट की बात करें तो स्पेसिफिक हीट अपनी जो देखते हैं अपन, क्या होनी चाहिए? लो होनी चाहिए किसकी? लिक्विड की, और हाई होनी चाहिए किसकी? वेपर की, ठीक है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम लो ही लेते हैं अपन, क्योंकि हाई स्पेसिफिक वॉल्यूम लेंगे तो फिर अपने को सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। हाई हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट एंड लो लेटेंट हीट। लेटेंट हीट हमेशा कैसी लेते हैं अपन? हाई लेते हैं हमेशा, ठीक है ना। हाई थर्मल कंडक्टिविटी हमेशा हाई लेंगे, जिससे क्या होगा, एवापोरेटर कंडेंसर का साइज छोटा हो जाएगा अपने लिए। और फ्रीजिंग पॉइंट क्या लेंगे? लो लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि जो क्लॉगिंग वाली कंडीशन है, जो चोकिंग वाली कंडीशन है, वो नहीं आए, इसलिए अपन फ्रीजिंग पॉइंट क्या लेते हैं? लो लेते हैं। तो अपना देखो ये दोनों प्रॉपर्टी मैच कर रही है, इसमें एक प्रॉपर्टी मैच कर रही है, एक नहीं कर रही है। इसके बाद देखें हाई स्पेसिफिक हीट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट भी लो लेते हैं अपन, ठीक है। तो अपना करेक्ट ऑप्शन कौन सा, सूटेबल कौन सा है जो अपने ऑप्शन को मैच कर रहा है? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे उसने एक रेफ्रिजरेंट दिया, उसका प्रिंसिपल दिया कहाँ का यूज करते हैं। तो देखो एयर, अपन ने रिवर्स ब्रेटन साइकिल पढ़ा है, एयर को अपन यूज करते हैं एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन में। तो ए का अपना बनेगा 5, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं अमोनिया। अमोनिया क्या होता है? जो लार्ज इंडस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं वहाँ पे अमोनिया को एज ए रेफ्रिजरेंट यूज किया जाता है। तो इसका आएगा 3 ऑप्शन। कार्बन डाइऑक्साइड इसको सॉलिड CO2 भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ यूज करते हैं? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट फ्रीजिंग ऑफ फूड, जो अपन जो घरों में जो यूज होता है, या जो इंडस्ट्री में कोल्ड स्टोरेज वगैरह में यूज करते हैं, सॉलिड CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को भी अपन क्या कर लेते हैं? एज ए रेफ्रिजरेंट यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसका आ जाएगा अपना 1। अब इसके बाद होता है R11। R11 जो है इसका स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है, तो इसके लिए अपन सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर यूज करते हैं। तो इसका आएगा डी का आएगा अपना 2। तो अपना करेक्ट आंसर कौन सा मैच कर रहा है इनको मिलाते हुए? ए का 5, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। एयर एट 30 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार प्रेशर हैज ए स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ओमेगा अपने को गिवन है 0.016 किलोग्राम पर केजी ऑफ ड्राई एयर, ठीक है। बाय कंसीडरिंग द सैचुरेशन प्रेशर PVS अपने को दिया है 30 डिग्री सेल्सियस 4.246 किलो पास्कल, ठीक है। द रिलेशन ही रिलेटिव है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर क्या होगी अपनी? तो देखो अपने को PT टोटल प्रेशर कितना दिया है? 1 बार दिया है, ठीक है। ओमेगा बराबर अपन क्या जानते हैं? 0.622 PT अपॉन PV अपॉन PT माइनस PV, ठीक है। अब देखो क्यों कर रहे हैं अपन इस फॉर्मूले का यूज? क्योंकि अपन रिलेटिव ह्यूमिडिटी जानते हैं PV अपॉन PVS। तो PVS अपने को गिवन है, ये अपने को निकालना है, तो अपन इस रिलेशन से निकालेंगे इसको। तो देखो इसको अगर मैं इस तरह से लिख दूं, PT माइनस PV अपॉन PV बराबर 0.622 अपॉन ओमेगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको और सिंप्लीफाई करते हैं अपन, तो PT अपॉन PV माइनस 1 बराबर 0.622 अपॉन ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू रख देता हूँ मैं,
0.016 अपने को यही दी गई थी, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर अपन पी वी निकालेंगे तो पी वी की वैल्यू यहाँ से अपनी निकल के आती है 2.5 किलो पास्कल के अप्रोक्सीमेटली, ठीक है ना। यहाँ से पी वी की वैल्यू निकल के आ गई। अब यहाँ पर फाई की वैल्यू डालेंगे अपन 2.5 अपॉन पी वी एस अपना था 4.246, तो इसकी वैल्यू निकालोगे आप तो इसकी वैल्यू आएगी 58% के अप्रोक्सीमेट, ठीक है। तो अपना करेक्ट आंसर होगा 58.8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए साइक्रोमेट्रिक चार्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखो पहला स्टेटमेंट दिया है इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन प्रॉपर्टीज ऑफ रेफ्रिजरेंट। तो साइक्रोमेट्रिक चार्ट से कोई रेफ्रिजरेंट की प्रॉपर्टी नहीं अपन डिटरमाइन कर सकते, उसके लिए अलग से टेबल आती है अपने पास, ठीक है। इट कैन नॉट डिटरमाइन WBT एंड DBT, तो ये भी गलत है, ठीक है ना। इट इज सेल्डम यूज फॉर एयर कंडीशनिंग। सेल्डम का मतलब कभी कभी नहीं, ऑलवेज, हमेशा अपन एयर कंडीशनिंग डिजाइन के लिए हमेशा साइक्रोमेट्रिक चार्ट का यूज करेंगे। इट प्रोवाइड्स, क्यों करेंगे, क्योंकि मॉइस्ट एयर कंडीशनिंग के लिए जो भी प्रॉपर्टीज है उसकी सारी की सारी अकेला चार्ट डिफाइन कर देता है। तो अपना करेक्ट आंसर क्या होगा मॉइस्ट एयर एंड एयर कंडीशनिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। When unsaturated air is adiabatically saturated, तो which of the following properties decreases। तो adiabatic saturation अपन जानते हैं क्या होता है। adiabatic saturation में क्या होता था अपना, अगर adiabatic saturation देखें अपन, ये अपना adiabatic saturation प्रोसेस ये होता है अपना, ठीक है। तो देखो इसमें क्या बोल रहा है वो कि क्या क्या होगा। देखो यहाँ ओमेगा होता है, यहाँ DBT होता है। तो एडियाबेटिक सैचुरेशन में होगा क्या, एडियाबेटिक सैचुरेशन में क्या क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी डिक्रीजेज, कौन सी प्रॉपर्टी डिक्रीज करती है। तो देखो पहला देखते हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर। तो देखो यहाँ से इधर जा रहे हैं अपन, तो यहाँ से अगर अपन इधर जा रहे हैं तो DBT क्या कर रहा है अपना, DBT अपना डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। वेट बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर कौन सा होता था, ये होता था। तो वेट बल्ब टेम्परेचर में कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो रही है, देखो ऐसे ऐसे जा रहे हैं अपन, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो रही है, RH क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, ठीक है। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी भी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो कौन सा डिक्रीज कर रहा है, सिर्फ अपना DBT डिक्रीज कर रहा है। ओके, तो ए ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इट इज डिजायर टू कंडीशन द आउटसाइड एयर फ्रॉम 80% रिलेटिव ह्यूमिडिटी टू 45% एंड 45% ड्राई बल्ब टेम्परेचर। तो क्या बोल रहा है वो कि अपनी जो RH है वो तो जा रही है 80% से किधर की साइड, 55% की साइड, मतलब ह्यूमिडिटी तो अपनी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। ओके, इसके अलावा बोल रहा है वो कि जो DBT है, DBT भी अपना क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो DBT भी डिक्रीज कर रहा है तो कूलिंग हो रही है और ये डिह्यूमिडिफिकेशन हो रहा है। तो कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन इज ए करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इफ द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ऑफ मॉइस्ट एयर रिमेन्स सेम बट इट्स DBT इंक्रीजेज इट्स ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के लिए बोल रहा है, अगर वो बोल रहा है, अगर वो अपने को बोल रहा है, अगर अपन ये बना है तो इसमें वो बोल रहा है कि ह्यूमिडिटी क्या है, कांस्टेंट है, और DBT क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो देखो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या कर रही है, उसकी कांस्टेंट है, और अपना DBT क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो कौन सी कंडीशन बनेगी, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि अपना जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्यों, क्योंकि ह्यूमिडिटी अपनी क्या है, कांस्टेंट है, उसमें ना एडिशन हो रहा है वाटर का, ना चेंज हो रहा है वाटर का, ना तो कम हो रहा है ना ज़्यादा हो रहा है। जब तो ह्यूमिडिटी कांस्टेंट है तो उस केस में अपना ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि डायरेक्टली रिलेटेड वाटर से ही है अपना ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, तो अपना ये कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन।
आइडियल वीसी वेपर कंप्रेसर रेफ्रिजरेटर ऑपरेट्स बिटवीन कंडेंसर प्रेशर P1 एंड एवापोरेटर प्रेशर P2। उसने बोला कंडेंसर प्रेशर P1 है और एवापोरेटर प्रेशर P2 है, तो क्या होगा, चेंज क्या होगा सीओपी में, सीओपी इंक्रीज कैसे करेगी अपन ये देखते हैं। तो इसमें देखो अपन दोनों कंडीशन बनाते हैं। पहली कंडीशन बोली है उसने कि अपन P1 को इंक्रीज करें और P2 को क्या रखें, कांस्टेंट रखें। तो देखो पहला केस करते हैं। देखो ठीक है, क्या बोला उन्होंने कि इंक्रीजिंग P1 मतलब कंडेंसर प्रेशर को अगर अपन P1 इंक्रीज करें और P2 को कांस्टेंट रखा जाए, तो अगर मैं इसको इंक्रीज करता हूँ P1 प्रेशर को, तो ये P1 प्रेशर इंक्रीज कर दिया मैंने, ठीक है। तो देखो बाकी सब चीज़ें कांस्टेंट रहने वाली हैं, ठीक है। तो ये यहाँ के मिलेगा, ठीक है। तो ये देखिए इसकी वजह से क्या हुआ, ये जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट था ये क्या हो गया, कम हो गया, और वर्क इनपुट क्या हो गया, बढ़ गया। वर्क इनपुट बढ़ गया और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हो गया अपना, इतना इतना कम हो गया, ठीक है। तो सीओपी क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं अपन। दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है वो कि डिक्रीजिंग P2 मतलब एवापोरेटर प्रेशर बोल रहा है वो P2 है अपना, तो इसको डिक्रीज करें अपन। ठीक है, वो बोल रहा है डिक्रीजिंग P2 एंड P1 कांस्टेंट, P1 कांस्टेंट रहे अपना, ठीक है। मैं P2 को डिक्रीज कर देता हूँ, एवापोरेटर प्रेशर को डिक्रीज किया, ठीक है। तो देखो ये कांस्टेंट है तो ये यहाँ से आएगा, ठीक है। तो देखो ये रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो ये होने वाला था ये और कम हो गया, तो रेफ्रिजरेशन रेट कम हो गया तो फिर से सीओपी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो ये भी नहीं होगा। वेट कंप्रेशन यूज़ करेंगे, वेट कंप्रेशन यूज़ करेंगे तो सीधी सी बात है सीओपी अपना डिक्रीज करेगा, ठीक है ना। अब सब कूलिंग देखें अगर अपन, सब कूलिंग के केस में मैं बताऊं, सब कूलिंग देखें अगर अपन, ये देखो सब कूलिंग, ये है अपना। अब सब कूलिंग के केस में अपन क्या करते हैं कि ये जो प्रोसेस होता है ये होता है अपना सब कूलिंग प्रोसेस। तो इसमें क्या हुआ, ये रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपना क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इंक्रीज कर जाता है सब कूलिंग की वजह से, तो सीओपी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो अपना करेक्ट आंसर क्या आएगा, अपना करेक्ट आंसर होगा डी। डी अपना क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। डी करेक्ट आंसर होगा। ओके, थैंक यू सो मच। आगे नेक्स्ट सीरीज में मिलते हैं।